नमस्कार। आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है शेखर एक जीवनी, जो लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे द्वारा रचित बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, जो हमारे नेट सेट के एग्ज़ाम में तथा अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिसका सिलेबस रखा गया है। तो चलिए हम इसका सारांश जानेंगे। इसमें इसकी जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको जानने का प्रयत्न करेंगे। शुरुआत करते हैं। शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रख्यात साहित्यकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे द्वारा रचित एक युगांतकारी और कालजयी मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। ये उपन्यास विधा में से एक मील का पत्थर माना जाता है, क्योंकि इसने पारंपरिक कथा शिल्प को तोड़कर पात्रों के आंतरिक मानस, द्वंद्व और मनोविज्ञान को गहराई से टटोला है। मतलब शेखर एक जीवनी जो ये उपन्यास है, ये मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। इसमें एक व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक चिकित्सक के रूप में मतलब अध्ययन किया गया है। उसकी जो आंतरिक पीड़ा है या आंतरिक द्वंद्व है या आंतरिक मानस का चित्रण यहाँ पे बहुत ही सूक्ष्म तरीके से लेखक ने किया है। तो चलिए देखते हैं। देखिए इसका सामान्य परिचय। ये उपन्यास मूल रूप से 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। इसके प्रथम भाग का प्रकाशन 1941 में हुआ था और दूसरा भाग का प्रकाशन 1944 में हुआ था। लेखक ने इसके तीसरे भाग की योजना भी बनाई थी, लेकिन वो अभी तक कभी प्रकाशित नहीं हुआ। ठीक है, यानी 2 प्रकाशन हुए हैं उसके, 1941 में और 1944 में। इसकी जो शैली कहा जाएगा, ये जो उपन्यास है पूरा पूर्वदीप्ति शैली में लिखा है, यानी फैंटेसी में लिखा है। ये पूर्वदीप्ति शैली यानी कल्पना कर करके और जो पुरानी चीज़ों को याद करके स्मरण कर करके उन्होंने लिखा है। ठीक है, तो उपन्यास का आरंभ कैसे होता है कि कहानी की शुरुआत तब होती है जब नायक, यहाँ का जो नायक है शेखर, कारावास में होता है और उसे अगले दिन फांसी दी जाने वाली है। मृत्यु के ठीक पहले की रात, आखिरी रात कहेंगे उसको, आखिरी रात में शेखर अपने बीते हुए पूरे जीवन की स्मृतियों को सिनेमा की तरह देखता है। मतलब ये जो शेखर नाम का व्यक्ति है, उसको क्या करते हैं, कारावास में डाल दिया जाता है और उसे फांसी की सज़ा देने वाली रहती है। तो एक दिन रात में उसने अपनी पूरे जीवन की जितनी भी चीज़ें हैं उसको फ्लैशबैक में जाकर पूरी स्मृति को वो क्या करता है, एक सिनेमा के रूप में देखता है। और यहाँ पे जो शेखर है वो क्रांतिकारी शेखर के रूप में उससे जोड़ा भी गया है। ठीक है, अब जो अज्ञे ने इस उपन्यास को प्रकाशमान पुच्छल तारा भी कहा है। और उपन्यास का विभाजन उपन्यास के 2 प्रमुख भागों में और 4 उपखंडों में विभाजित किया गया है। यानी इसके 2 प्रमुख विभाग हैं और 4-4 उपखंड है। तो पहला जो उपखंड है, पहला जो भाग है, उत्थान है 1941 में, तो ये भाग जो है शेखर के बचपन, उसके बाल मनोविज्ञान और किशोरावस्था के विकास को दर्शाता है, जिसके 4 खंड है। मतलब ये जो उत्थान वाला है ना, 41 वाला जो भाग है, इस भाग में शेखर का बचपन दिखाया है। फिर वो उसके बाल मनोविज्ञान का दर्शन यहाँ पे होते हैं और किशोरावस्था, जब वो जवान हुए, युवा हुए, तो उस बीच में जो घटनाएं घटित हुई है उसको दर्शाया गया है। और उसके भी 4 खंड है। अब उसके 4 खंड में कौन सा है, ऊषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्राकृतिक और पुरुष और परिस्थिति। ठीक है, फिर भाग दूसरे में संघर्ष दिखाया है। भाग दूसरे में संघर्ष दिखाया है जो 1944 में हुआ है, जब वो युवा हो चुके थे। अब उनके जीवन में संघर्ष उत्पन्न हुए, क्रांतिकारी विचारधारा का प्रभाव पड़ा और फिर उनके जीवन में जो संघर्ष निर्मित हुए उसको यहाँ पे बताया गया है दूसरे भाग में। और उसके भी 4 खंड है। तो पुरुष और परिस्थिति है, बंधन और जिज्ञासा, शशि और शेखर, धागे, रस्सिया और गुंजन, इन सबको बताया गया है। तो ये भाग शेखर के वास्तविक जीवन के कड़े अनुभव, उनके सामाजिक राजनीतिक जुड़ाव, क्रांतिकारी गतिविधियों और प्रेम के संघर्ष को बयां करती है। और इसके 4 खंड है, मैंने पहले बताया, पुरुष और परिस्थिति, बंधन और जिज्ञासा, शशि और शेखर, धागे, रस्सियाँ और गुंजन। ठीक है, अब देखिए जो इस उपन्यास के व्यक्तित्व को आकार देने वाले बहुत सारे पात्र हैं इसमें, तो उनका भी हम परिचय यहाँ पे प्राप्त कर लेते हैं फिर से कि इस उपन्यास के मूल 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। प्रथम भाग का प्रकाशन 1941 में और दूसरे भाग में 1944 में हुआ था। और लेखक ने तीसरे उपन्यास का भी बताया था। ठीक है, और वो क्या हुआ था, वो तीसरे भाग अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है।
तो अब इस कहानी की जो इस कहानी कहेंगे या उपन्यास कहेंगे, तो इस उपन्यास के जो प्रमुख पात्र हैं उसमें शेखर है। ये जन्मजात से ही विद्रोही, जिज्ञासा और आत्मकेंद्रित और स्वतंत्र चेतना वाला युवा है, जो समाज की स्थापित नियमों और रूढ़ियों को अपनी कसौटी पे कसना चाहता है। यानी जो शेखर है ये विद्रोही स्वभाव का लड़का है, जिज्ञासु भी है और आत्मकेंद्रित और स्वतंत्र चेतना वाला युवक वो कह सकते हैं कि स्वतंत्र विचारों वाला है। और वो समाज की रूढ़ी परंपराओं का विरोध करता है और वो अपना जीवन अपनी कसौटी के आधार पे जीना चाहता है। ठीक है। हरिदत्त जो है वो शेखर के पिता हैं, जो कड़े अनुशासन वाले व्यक्ति हैं। अब इसमें से जो सरस्वती वो शेखर की बड़ी बहन है। वो बचपन से शेखर की पहली गुरु और प्रेरणा बनी है, जो उसके भीतर के लेखन कार्य और विद्रोह की भावना जगाती है। यानी सरस्वती जो है वो शेखर की बड़ी बहन है और वो उसको पहले गुरु मानते हैं। ठीक है। और वो उसके हिसाब से ही सारे कार्य करते थे। और कहा जाता है कि उनमें जो लेखन और विद्रोह की जो भावना है ना, इनकी प्रेरणा से ही उत्पन्न हुए हैं। किसके? सरस्वती के। फिर शशि जो है शेखर की मौसेरी बहन है। वह इस उपन्यास की सबसे महत्वपूर्ण स्त्री है, क्योंकि शशि और शेखर का संबंध बहुत ही गहरा, आत्मीय और समाज की नज़रों में जटिल है। शशि ही शेखर के बिखरे हुए जीवन को क्या करती है? पूर्णता और दिशा देती है। यानी उसकी मौसेरी बहन है कौन? शशि। और ये उसके संबंध, दोनों के संबंध बहुत ही अच्छे हैं। आत्मीयता उनमें जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं एक दूसरे में, अरे मतलब कहने का मतलब आत्मीय संबंध है उनमें और प्रेम का संबंध भी है। ठीक है। शारदा एक मद्रासी लड़की है, जिसके प्रति किशोरावस्था में शेखर को एक तरफा और तीव्र आकर्षण हो जाता है। शांति है जो तपेदिक टीबी के रोग से एक पीड़ित लड़की है, जिसे शेखर एक अस्पताल में मिलता है और उसके प्रति तीव्र सहानुभूति रखता है। अब देखिए मुख्य वैचारिक बिंदु कौन से और क्या संदेश देता है। तो जो एक दिन के रात में देखा हुआ सपना है या एक दिन में लिखी हुई स्टोरी है, तो उसमें क्या बताया है देखिए कि घनीभूत वेदना की रात, यानी आज्ञा के अनुसार ये उपन्यास कोई साधारण जीवन गाथा नहीं है, बल्कि वह एक रात में देखी गई संपूर्ण घनीभूत पीड़ा का विजन है। विजन मतलब एक सपना है, एक रात में देखा हुआ घनीभूत पीड़ा का, कि कल मुझे फांसी हो जाएगा और जीवन में मैंने क्या किया, और जितना भी चीज़ उसने जीवन में जो भी महसूस किया वो फ्लैशबैक में जाता है, सारी चीज़ों को याद करता है कि मैंने अपने जीवन में क्या किया, क्या नहीं किया, मुझे क्या करना चाहिए था। वो सारी चीज़ों को उन्होंने अपने उपन्यास में क्या किया है? लिखा है। बाल मनोविज्ञान के हाथ पे दर्शन होते हैं। इसमें फ्रायड है, एडलर है और युंग जैसे पश्चिमी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का गहरा प्रभाव दिखता है। अज्ञे ने दिखाया है कि बचपन में माता पिता का व्यवहार, डर, भय और काम वासना या काम भावना कैसे व्यक्ति के वैक्स चरित्र का निर्माण करती है। मतलब बचपन में जो चीज़ घटित होती है, माता पिता का व्यवहार मान लो या डर मान लो या काम भावना मान लो, वो क्या करते हैं? बड़े होने पर उसके व्यक्तित्व के विकास में या उसके चरित्र निर्माण में किस तरह से काम करते हैं। क्योंकि जो बचपन में शेखर के साथ जो चीज़ हुआ, जिस तरह का व्यवहार हुआ या डर था या काम वासना थी, जो भी है, तो उसके बड़े बनने पर जब बड़ा हुआ, वो युवा बना, तो उसके चरित्र निर्माण में इसने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब देखिए स्वतंत्रता और विद्रोह, तो शेखर हर उस बंधन का विरोध करता था जो आज़ादी को रोकता था, चाहे उसका परिवार हो, चाहे ईश्वर की सत्ता हो या ब्रिटिश हुकूमत हो। वो एक क्रांतिकारी बनता है। मतलब वो ऐसा स्वतंत्र व्यक्ति था जो रूढ़ी परंपराओं का विरोध करता था, चाहे उसके परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे ब्रिटिश हुकूमत का हो, वो सभी का विरोध करता था यदि उसे गलत लगता था। एक प्रकार का देखो आत्मकथानक अंश क्या बताया है कि कई समीक्षकों का मानना है कि शेखर काफ़ी हद तक खुद अज्ञे के अपने जीवन के अनुभव हैं, है ना। सभी बहुत सारे जो समीक्षक हैं वो जब शेखर एक जीवनी को पढ़ते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो लेखन है या ये उपन्यास है, ये अज्ञे के स्वयं जीवन की घटित घटनाएं हैं। हालांकि अज्ञे से पूरी तरह अपनी आत्मकथा मानने से इनकार करते हैं, क्योंकि लिखा तो उन्होंने ही है।
देखिए शेखर का जो दूसरा भाग है, शेखर जीवनी का जो दूसरा भाग है ना, संघर्ष। पहला जो खंड पढ़ा उसमें हमने क्या पढ़ा कि उनके जीवन के बारे में, कि छोटेपन में क्या क्या चीज़ हुई, छोटेपन से लेके युवा अवस्था तक जो भी घटनाएं घटित हुई उसका हमने प्रथम भाग में पढ़ा। अब ये दूसरा भाग जो संघर्ष का भाग है, अब वो युवा हो चुके हैं, जवान हो चुके हैं और क्रांतिकारी शेखर बन चुके हैं। अब उनके जीवन में किस तरह के संघर्ष के पड़ाव आए हैं उसको हम देखेंगे। तो पहले भाग में जहाँ उनके बचपन और किशोरावस्था का निर्माण हुआ है, इन 4 खंडों में वह समाज, राजनीति, क्रांति और प्रेम के वास्तविक द्वंद्व से क्या करते, टकराते हैं। और इन चारों खंडों का संक्षिप्त और सटीक जानकारी नीचे दी गई है। अब देखो वो युवावस्था हो गई है। अब युवावस्था के बाद में क्या हुआ कि वो समाज, राजनीति, क्रांति और प्रेम, इस बीच में क्या टकराव हुए हैं, क्या संघर्ष उत्पन्न हुए, क्या द्वंद्व हुए हैं, उसको यहाँ पे दर्शाया है भाग 2 में, संघर्ष में, उनके जीवन के संघर्ष में। तो पहला जो है पुरुष और परिस्थिति मुख्य विषय। तो शेखर का समाज और परिस्थिति से पहला टकराव क्या हुआ है, तो देखो इस खंड में शेखर कॉलेज की पढ़ाई और बाहरी दुनिया में कदम रखता है। यहाँ पे वह देखता है कि एक व्यक्ति के आदर्श और समाज की परिस्थिति कितनी अलग है, कि एक व्यक्ति के आदर्श अलग होते हैं और समाज की परिस्थिति अलग होती है। वह ब्रिटिश शासन के खिलाफ देश में चल रहे राजनीतिक आंदोलन और क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर आगे अग्रसर होता है। परिस्थिति का दबाव उसे एक विद्रोही और स्वतंत्र सेनानी के रूप में ढालना शुरू कर देती है। कि इसमें देखो ये जो खंड है इसमें बताया कि व्यक्ति और परिस्थिति, व्यक्ति के आदर्श अलग होते हैं पर परिस्थिति जिस तरह से निर्मित होती है उसी के हिसाब से व्यक्ति क्या होता है, ढलता है। और इसी परिस्थिति के कारण क्या होता है, परिस्थिति के दबाव में जो शेखर है वो एक विद्रोही स्वतंत्र सेनानी के रूप में उभरता है या ढलता है और एक क्रांतिकारी शेखर बनता है। अब देखो दूसरे में क्या बताया, बंधन और जिज्ञासा, कि बंधन भी है और जिज्ञासा भी है। तो ये प्रमुख विषय का टाइटल डाला है। और अब इसमें देखो क्या होता है कि मानसिक सामाजिक बंधनों को तोड़ने की कोशिश और वैचारिक खोज। अब इसमें क्या बताया है कि इस खंड में शेखर के भीतर की दार्शनिक और बौद्धिक जिज्ञासा क्या हो जाती है, बौद्धिक जिज्ञासा तीव्र हो जाती है। वह समाज के पारंपरिक बंधनों, रूढ़ी जाति प्रथा या जातिवाद और नैतिक नियमों पर सवाल उठाता है। वह किसी भी चीज को सिर्फ इसलिए स्वीकार नहीं करना चाहता क्योंकि समाज ऐसा कहता है। अपनी इसी वैचारिक जिज्ञासा के कारण क्या करता है, वह साम्यवाद और क्रांतिकारी संगठनों की गहराई से जुड़ जाता है और इसके कारण अंत में उसे जेल जाना पड़ता है। देखो ये क्या है कि वो हर चीज़ में, उसको हर चीज़ की जिज्ञासा है और एक तरह का बंधन है। और वैसे ही चीज़ों का वो क्या करता है, वैसे ही बंधन और जिज्ञासा के समन्वय से क्या करता है, वैचारिक क्रांति उत्पन्न होती है उसमें। और वो साम्यवाद और क्रांतिकारी जो संगठन है ना उससे वो जुड़ जाता है और यही क्रांतिकारी विचारधारा के कारण उसे जेल जाना पड़ता है। किसे, शेखर को। ठीक है। अब देखिए तीसरा जो बताया है, तीसरा पार्ट, तो उसमें शशि और शेखर मुख्य विषय, शशि और शेखर के बारे में बताया है कि उसमें किस तरह से प्रेम और आत्मीयता का भाव था। ये पूरे उपन्यास का सबसे भावुक और महत्वपूर्ण खंड है। शशि जो है वो शेखर की मौसेरी बहन है, मौसेरी बहन है उसकी। ठीक है। और उसका विवाह एक क्रूर और असंवेदनशील व्यक्ति के साथ हो जाता है जो उसे घर से निकाल देता है। ऐसे कठिन समय में क्या करता है, शेखर शशि का सहारा देता है और दोनों समाज की परवाह किए बिना साथ में रहने लगते हैं और उनका संबंध शारीरिक आकर्षण से ऊपर उठकर एक गहरी आत्मीय और बौद्धिक आत्मीयता का रूप ले लेता है। शशि वह पात्र है जो शेखर को उग्र और बिखरे हुए स्वभाव को स्थिरता देती है। मतलब शशि जो है उसकी मौसेरी बहन रहती है और उसकी शादी ऐसे क्रूर व्यक्ति से हो जाती है कि वो उसका जो आदमी रहता है या उसका जो पति रहता है उसको निकाल देता है। तो ऐसी स्थिति में शेखर उसका साथ देता है, वो समाज की परवाह नहीं करता है और उसके साथ रहता है और कहीं ना कहीं दोनों में आत्मीय रिश्ता जुड़ जाता है जो समाज से बहुत परे रहता है। और ये शशि ही है जो शेखर का जो स्वभाव है पहले ही से विद्रोही क्रांतिकारी विचार है उसके, तो उस विचार को स्थिरता यानी संभालने का काम कौन करती है, शशि करती है। और शशि के कारण ही उसके जो विचारों में थोड़ी बहुत स्थिरता आती है। अब देखिए
धागे, रस्सियाँ और गुंजन मुख्य विषय। अब ये धागे, रस्सियाँ, गुंजन क्या है? तो जीवन की जटिलता, त्रासदी और स्मृतियों की गूंज है ये, ठीक है। तो यहाँ धागे, रस्सियाँ जीवन के उन बंधनों और सामाजिक उलझनों के प्रतीक है जो व्यक्ति के चारों चारों तरफ से क्या करती है, जकड़ लेती है। इस खंड में कहानी अपने दुखांत पर पहुंचती है। शशि गंभीर रूप से बीमार हो जाती है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। शशि की मौत शिखर को पूरी तरह से तोड़ देती है। गुंजन उसी अकेलेपन और शशि की यादों की गूंज है जो शेखर के दिमाग में हमेशा के लिए ठहर जाती है। इसी मानसिक पृष्ठभूमि के साथ वह जेल की कोठरी में अपनी फांसी का इंतजार करते हुए उन सब बातों को याद कर रहा है। मतलब इस खंड में ये बताया है कि शशि जो होती है वो बीमार हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है, तो शेखर जो है वो उस चीज़ को याद करता है, उसके साथ बिताए हुए पल को याद करता है और उसके जो अकेलेपन में जो उनकी यादें स्मृति आती है उसको उन्होंने गुंजन का नाम दिया है और शेखर के दिमाग में वो हमेशा के लिए ठहर जाती है। और इसके कारण जब वो जेल में जाते हैं ना, जेल की कोठरी में भी फांसी का इंतजार करते हुए वो सारी इन सब बातों को याद करते हैं। तो इस तरह से शेखर और जीवनी, जो शेखर एक जीवनी, ये 2 खंडों में और उसके 4-4 पार्टों में विभाजित है। जो कि पहला जो खंड है उसमें उनकी छोटेपन से यानी बालपन से लेकर उनकी युवावस्था तक, किशोरावस्था तक की बात थी। और फिर बाद में जो दूसरा खंड है संघर्ष, तो उन्होंने जब युवा हो गए, किशोरावस्था के बाद का जो काल है और उन्होंने जीवन में जो जो संघर्ष किया, जो जो विद्रोह किया, उन सब की कहानी है। और किस तरह से उनको जब जेल में डाला गया और सुबह फांसी देने वाली थी, तो वही घनीभूत पीड़ा को उन्होंने जो महसूस किया, एक दिन में जो फ्लैशबैक में जाके जो भी स्मृतियाँ थी उनके दिमाग में एक सिनेमा के रूप में चल रही थी, उन सब को शेखर एक जीवनी में संग्रहित किया। तो आशा करते हैं कि आपको ये जो उपन्यास है पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।